भैरव कोबा को काम करते देख जंगल का एक पंछी उसके पास आता है। मंटू मैना नहीं भैरव कोबा, आज रुकना नहीं है। अगर आज रुक गया तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बस थोड़ा और। कड़ी धूप में तड़के से भैरव कोबा खेत में अकेला मेहनत कर रहा था। पसीने से तरबतर उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था, फिर भी वह रुका नहीं। बिरजू तोता, अरे भाई भैरव कोबा, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थकान नहीं हुई क्या? कुछ खा लो, उसके बाद काम करना। नहीं भाई, मुझे खाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे बहुत मेहनत करनी है ताकि इस साल मेरी फसल देखकर जमींदार चील खुश हो और मुझे अच्छी जमीन दे दे खेती के लिए। बात तो तुमने सही कही भैरव कोबा। तुम जंगल में इकलौते हो जिसे बंजर जमीन दी गई है खेती के लिए। तुम पर बहुत तरस आता है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। तुम्हारा शुक्रिया मित्र, पर तुम फिक्र मत करो। तो इस साल फसल उत्सव में लोग मेरी भी फसल खरीदने आएंगे, देखना तुम। इतना बोलकर भैरव कोबा खुशी खुशी अपना काम करने लगता है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि इस बार वो जंगल के फसल उत्सव में, जो हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, में भाग लेकर रहेगा और अपनी एक पहचान बनाएगा। काम करते करते शाम होती। भैरव कोबा का सहायक अपने घर जाने लगता है। चलो भाई, शाम हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। आज के लिए बहुत धन्यवाद मित्र। अंधेरा हो गया है, संभल कर घर जाना। वो पंछी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद भैरव कोबा भी थकान और पसीने से लथपथ होकर अपने घर को जाता है। घर में उसकी पत्नी बिजली कौवी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए आप? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बिजली कवि, इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक मैं बस आपको कड़ी मेहनत करते हुए ही देख रही हूँ, पर मेहनत का फल तो हमें कभी मिलता ही नहीं। मुझे लगता है यह जंगल ही हमारे लिए मनहूस है। हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान, हमारी किस्मत ही हमसे रूठी हुई है, तो इसमें जंगल का क्या दोष? यह सब मैं नहीं जानती। अगर इस बार भी फसल उत्सव में हमें नाकामी हासिल हुई तो हम जंगल छोड़ देंगे। आपको मेरा यह फैसला मानना होगा। चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर इस बार भी फसल नहीं उगी तो हम हमेशा के लिए ये जंगल छोड़ देंगे। भैरव कोबा ने बिना कुछ सोचे समझे वादा कर दिया। उसे लग रहा था कि इस बार वो बंजर जमीन में फसल उगा लेगा। भैरव कोबा आने वाले खतरे से अनजान होकर बेफिक्र हुए सो जाता है। अगली सुबह भैरव कोबा खेती करने के लिए घर से निकलने लगता है। तभी आंगन में उसके बीमार पिता उसे रोक लेते हैं। बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वो कोबा पिता, मैं खेती करने जा रहा था। इधर आ, कुछ समय अपने बूढ़े पिता के साथ बैठ तो सही। कितने दिन हो गए मैंने तुझसे सुकून से 2 पल बातें भी नहीं की। यह सुनते ही भैरव कोबा भावुक हो जाता है और अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। कहिए कोबा पिता, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ नहीं बेटा, तू हमारे लिए जितना कर रहा है वही बहुत है। तू अपनी सेहत की फिक्र किए बिना हमारे लिए दिन रात काम करता है। देखना भगवान तुझे एक दिन जरूर कामयाब बनाएगा। बस कोबा पिता, आपका आशीर्वाद और प्यार ही मुझे हिम्मत देता है। पता है बेटा, जब तेरी माँ जिंदा थी तो हम दोनों पूरे जंगल में साथ घुमा करते थे। जब से तेरी माँ स्वर्ग सिधारी है, यह घूमने फिरने का शौक मिट गया है। पर इस जंगल की मिट्टी मुझे हर वक्त तेरी माँ की याद दिलाती। मैं जानता हूँ कोबा पिता, आप इस जंगल से बहुत जुड़े हुए हैं। आपका बचपन इसी जंगल में बिता है। बात करते करते भैरव कोबा के पिता भावुक होकर रोने। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे मेरी जन्मभूमि से दूर मत करना। नहीं कोबा पिता, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
मैंने कल बहू की बातें सुनी। तू कुछ भी करके अपना काम जमा ले, फसल उत्सव में शामिल हो जा। इस जंगल में मुझे तेरी माँ की मौजूदगी महसूस होती है। मैं अपनी आखिरी सांस तक यही रहना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। भैरव कोबा ने अपने पिता को दिलासा दिया। भैरव कोबा इस साल कैसे भी करके अपनी बंजर जमीन पर फसल का सोच ही रहा था। तभी जमींदार चील का नौकर मंटू मैना रंगा मैना वहाँ आता है। ए भैरव कोबा, चल, जमींदार चील ने तुझे मिलने बुलाया है। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अचानक जमींदार चील को मेरी याद कैसे आई? चुपचाप चल, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि यहाँ रुककर तेरे सवाल का जवाब दूं। भैरव कोबा रंगा मैना के साथ जमींदार चील के घर चला जाता है। वहाँ कुछ किसान पंछी पहले से ही मौजूद थे। भैरव कोबा उन सबको साथ देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है जमींदार चील साहब, आज सारे किसान पंछियों को एक साथ यहाँ क्यों बुलाए हैं? तुम सब कान खोल कर सुन लो। मुझे कुछ दिनों के लिए अपना खेत खाली चाहिए। कोई खेती करने मत जाना। कुछ दिन सब आराम करो अपने घरों में। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार चील साहब? हम सब खेती नहीं करेंगे तो इतने दिनों तक खाएंगे क्या? आप एक साथ सभी से जमीन वापस क्यों ले रहे हैं? मुझसे सवाल जवाब मत कर। तेरी हैसियत नहीं है मेरे आगे आवाज उठाने की। वो मेरी जमीन है, मेरा। जब मन करेगा मैं वापस लूंगा। मुझसे बहस मत कर। किसान पंछी मालिक ऐसा मत कीजिए। खेत के कारण ही तो हमारा घर चल रहा है। अगर खेत ही नहीं रहेगा तो हमारा परिवार भूखा मरेगा। मैंने तुम सबके परिवार का ठेका नहीं लिया है। यह तुम्हारी परेशानी है। तुम जैसे चाहो अपने परिवार का पेट पालो। मैं अपनी सारी जमीनें वापस ले रहा हूँ। सारे किसान पंछी मायूस होकर घर के बाहर निकल जाते हैं। जमींदार चील के एक फैसले ने किसानों के पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। जमींदार चील के एक फैसले ने सबके मन में सवालों की बारिश कर दी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है जमींदार चील ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया। इस फैसले से तो उसका काफी नुकसान होगा। उसे हर महीने कर नहीं मिलेगा। हाँ वही ना, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर जमींदार चील ने अपना नुकसान क्यों किया? वो तो पाई भी सोच समझकर खर्च करता था। ठुमकी कबूतर, भाई अब यह तो वही जाने, उसकी खेती थी, उसने वापस ले ली। हम कुछ नहीं कर सकते। सही कह रहे हो। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम सबको सब्र ही रखना होगा। सभी किसान पंछी निराशा और उदास चेहरा ले अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। भैरव कोबा को इतने दिनों तक घर में बैठा देख एक दिन बिजली कौवी उससे पूछ ही लेती है। क्या बात है जी, आजकल आप घर पे ही रह रहे हैं, खेती करने नहीं जा रहे? वो भाग्यवान। मैंने सोचा थोड़ा कामकाज से आराम ले लो। मुझसे झूठ ना कहिए। मैं खूब जानती हूँ आपको। आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से आराम नहीं लेते हैं। सच सच बताइए क्या बात है? बिजली कौवी के पूछते ही भैरव कोबा अपनी हिम्मत हार बैठता है। उसके मन का उबाल आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगता है। बिजली कवि सब बर्बाद हो गया। जमींदार चील ने सारे किसानों को काम से निकाल दिया। हम सब सड़क पे आ गए हैं। यह क्या अनर्थ हो गया? यही सच है। अब मैं कोबा पिता की दवाइयों का खर्च कैसे उठाऊंगा? तुम्हारी शर्त कैसे पूरी करूंगा? और घर कैसे चलाऊंगा? आप रोना, भगवान सब ठीक कर देगा। सुनिए, मेरे गहने हैं ना, हम गहने बेच देते हैं। वैसे भी मैं गहने नहीं पहनती। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे कोबा पिता की दवाइयों और घर खर्च के लिए पैसे निकल ही जाएंगे। नहीं बिजली कवि, तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। वो गहने तुम्हारी माँ ने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें दिए थे।
मैं इतना लाचार नहीं कि तुम्हारी माँ की अमानत अपने फायदे के लिए बेचूं। भैरव कोबा ने बिजली कौवी को समझाया। उसके अंदर यह विश्वास जगाया कि वो बिना गहने बेचे भी अपनी परिस्थिति ठीक कर सकता है। फसल उत्सव का दिन करीब आने लगा था। वो हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलने लगा, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन जंगल में एक धनी व्यापारी चमन चील रहने आया। अरे भाई, यह सज्जनपुर जंगल ही है ना? जी हाँ, ये हमारा प्यारा जंगल सज्जनपुर ही है। वैसे आप कौन हैं? मैंने तो पहले कभी आपको जंगल में नहीं देखा। दरअसल मैं जंगल में आज ही रहने आया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। शहर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, पर मेरी माता श्री मुझसे रुष्ट होकर जंगल आ गई है। यह जंगल उनकी जन्मभूमि है। ओ अच्छा, चलो भाई, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी माता श्री आपको जल्दी मिल जाए और उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। शुक्रिया भाई। चलो मैं जरा जंगल के मुखिया कबूतर से मिलाता हूँ। कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है तो किराए पे घर के लिए बात कर लूंगा मुखिया कबूतर जी से। इतना बोलते ही चमन चील मुखिया कबूतर से मिलने चला जाता है। चमन चील से मिलना भैरव कोबा की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। जिस वक्त भैरव कोबा चमन चील से मिला, उसी वक्त उसकी किस्मत ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। पूरे दिन काम की तलाश करते करते रात होती है और भैरव कोबा थका हारा घर लौटने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा चील बीमार सड़क पर पड़ी मिलती है। हे प्रभु, ये बूढ़ी अम्मा चील कौन है और ऐसे सड़क पर बेहोश क्यों पड़ी है? भैरव कोबा उस बूढ़ी अम्मा चील के करीब जाता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। माँ जी उठिए, आपको क्या हुआ है? होश में आइए। भैरव कोबा के कई बार आवाज देने के बावजूद भी वो नहीं उठती है। भैरव कोबा का घर वहीं पास में ही था, इसलिए वो फौरन अपने घर जाकर पानी लाता है और उन बूढ़ी अम्मा चील को होश में लाने के लिए उनके ऊपर छिड़क देता है, जिससे तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। मैं कहाँ हूँ? माँ जी, आप सज्जनपुर जंगल में हैं। फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए, आप मेरे घर चलिए। आप काफी कमजोर लग रही हैं। आज रात मेरे घर में ही ठहर जाइए। भैरव कोबा बिना उनकी पहचान जाने, बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारी बूढ़ी अम्मा चील की मदद करता है। उन्हें अपने घर में पनाह देता है। बिजली कौवी और कोबा पिता भैरव कोबा के साथ बूढ़ी अम्मा चील को देखकर हैरान हो जाते हैं। यह कौन है जी? और आप इन्हें घर क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये बहन कौन है? मैंने इन्हें जंगल में पहली बार देखा है। ये माताजी मुझे बाहर बेहोश मिली थी। अभी ये इस हालत में नहीं कि कुछ बता सके। काफी कमजोर लग रही है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। यह तूने बहुत अच्छा किया। अपने संस्कार को अपनी गरीबी के आगे रखा। मुझे तुझ पर नाज है। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। वे लोग पैसों के गरीब थे पर दिल के अमीर थे। उनकी दयालुता देखकर बूढ़ी अम्मा चील भावुक हो उठती हैं। आप सब कितने अच्छे और सच्चे हैं। एक अजान शख्स के बिना कोई स्वार्थ के मदद कर रहे हैं। आज भी इस दुनिया में इंसानियत बची है। यह मुझे आप लोगों को देखकर समझ आया है। उन तीनों ने अपनी भूख मारकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा चील को दिया। वो बहुत ही शांति से भोजन करके सो गई, मानो जैसे कई दिनों से भूखी हो। भूख के कारण उन्होंने 3 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया। सुबह हुई, सूरज सर पर आया। बिजली कौवी बूढ़ी अम्मा चील को जगाने लगी। माँ, नाश्ता बन गया है, कुछ खा लीजिए। बिजली कौवी के बार बार उठाने पर भी माताजी नहीं उठती हैं। तब बिजली कौवी को पता चलता है कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। अजी, सुनते हो, जल्दी यहाँ आइए। देखिए इन्हें क्या हो गया। भैरव कोबा फौरन दूसरे कमरे से बाहर निकलकर उनके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान? इतनी घबराई हुई क्यों हो? माता जी को तो बहुत तेज बुखार है। पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है?
मेरे पास तो अनाज तक लाने के पैसे नहीं हैं। इनके लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? सुनिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे गहने बेच दीजिए। वो गहनों से अगर किसी की जान बचती है तो हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर बिजली कवि, इतना सोचिए मत, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। बिजली कौवी की बातें सुनकर भैरव कोबा अपनी जिद छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो गहने बेचकर बूढ़ी अम्मा चील के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। वो दवाइयाँ खाती है और रात तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। अब मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं वादा करती हूँ तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? और आप है कौन? आपने अभी तक अपने बारे में कुछ बताया नहीं। बूढ़ी अम्मा चील जैसे ही अपने बारे में कुछ बताने जाती हैं, वैसे ही भैरव कोबा के पिता घबराते हुए वहाँ आ जाते हैं। बेटा भैरव कोबा बाहर देख, जंगल वाले और जमींदार चील आकर शोर मचा रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। भैरव कोबा अपने पिता के साथ बाहर निकलता है। बाहर जमींदार चील कुछ किसानों के साथ गुस्से में खड़ा होता है। भैरव कोबा, तुम तो बहुत शातिर निकले। अब तक तुम हमारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया स्पष्ट कहिए, आखिर क्या बात है? भैरव कोबा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे अपने बनने का नाटक करके हमारी ही पीठ में अब तक खंजर घोंप रहे थे। ऐसा क्यों बोल रहे हो मित्र? आखिर हुआ क्या है? तुमने जंगल में चोरी की है। जमींदार चील साहब ने तुम्हें गहने बेचते हुए देखा था। मेरे घर में गहनों की चोरी हुई है। सच सच कहो, तुमने ही चुराया था ना? नहीं, ये झूठ है। वो गहने मेरी पत्नी के थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप कर लालची पंक्षी। चोरी तुमने ही की है। मैंने तुम्हें काम से क्या निकाला? तुम चोरी पर उतर आए। आज से पहले तुम्हारे सर पर इतनी मुसीबतें आई। अगर तुम्हारे पास गहने होते तो तुम कब का बेच चुके होते। आप सब मेरे बेटे को गलत मत समझिए। वो निर्दोष है। मुझे अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता है। यह सब तुम लोगों की मिलीभगत है। मैं तो कहता हूं, इनके पूरे परिवार को पुलिस के हवाले कर दो। सबने जमींदार चील की बात सच मानी और भैरव कोबा को दोषी समझने लगे। शोर शराबे के कारण चमन चील भी वहाँ आ जाता है। चमन चील, क्या हुआ जमींदार चील साहब? इतना शोर किस लिए हो रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। हमारे जंगल में चोर रहने लगे हैं। यह भैरव कोबा एक नंबर का चोर है। क्या यह सच है? मैं तो भैरव कोबा को भला पंक्षी समझ रहा था। छी छी छी, लोग कितने अजीब होते हैं। सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे पाप करते हैं। सबके साथ साथ चमन चील ने भी भैरव कोबा को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। सबके ताने सुनकर भैरव कोबा की हिम्मत टूटने लगी। उसका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठने लगा था। तभी बिजली कौवी के साथ बूढ़ी अम्मा चील बाहर निकलती है। बूढ़ी अम्मा चील, शांत हो जाओ सब। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने सच्चे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? माँ, आप यहाँ। मैं इतने दिनों से आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं। नालायक, तू फिर लोगों की बातों में आकर निर्दोष को गलत समझ रहा है। इसी कारण मैं तुझसे गुस्सा होकर जंगल लौटी थी। माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि भैरव कोबा ने कोई चोरी नहीं की है। वो गहने इसकी बीवी के थे। इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए गहने बेच डालो और तुम सब ऐसे भले परिवार के ऊपर शक कर रहे हो। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। मुझे माफ करना भैरव कोबा। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी माँ का ध्यान रखा।
मैं तुम्हारा आभारी हूँ। चमन चील जंगल का सबसे धनी व्यापारी था। इस कारण जमींदार चील उसके और उसकी माँ के आगे कुछ बोल ना सका। चमन चील की माँ ने सबको सारी बातें बताई। सबने भैरव कोबा से अपने बुरे बर्ताव को लेकर माफी मांगी। बिरजू तोता, मुझे भी माफ कर देना भैरव कोबा। मैं जमींदार चील की बातों में आकर तुम्हें चोर समझ बैठा था। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम निर्दोष हो तो मेरे घर में किसने चोरी की? उस चोर की वजह से मेरे चरित्र पर धब्बा लगा है। मैं उस चोर को जरूर ढूंढ निकालूंगा। सबकी आंखों से पर्दा हटा और सब अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद भैरव कोबा ने रत्न और उसकी माँ को अपने घर में बिठाया ताकि वे लोग आपस की सारी रंजिशें दूर कर सके। चमन चील बेटा, शहर में तू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी माँ के साथ समय भी नहीं बीतता था। और तो और तूने किसी और की बातों में आकर कई सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया। बस यही वजह थी कि मैं शहर में रहना नहीं चाह रही थी। मुझे माफ करना माँ। तेरे आने के बाद मैंने पूरी जांच पड़ताल की। तब मुझे पता चला कि वह सारे मजदूर निर्दोष थे। सामान में मिलावट तो मुंशी करता था। मुझे अच्छा लगा ये देख के आपने अपने बेटे को माफ कर दिया। भैरव कोबा, तुम्हारे सर पर इतना बड़ा दाग लगा है। अब तुम क्या करोगे? मुझे अब जमींदार चील पर शक हो रहा है। उसने बिना वजह सबसे जमीन छीन ली और अब सारे जंगल वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भैरव कोबा को जमींदार चील पर शक हुआ। रात हुई। भैरव कोबा और चमन चील जमींदार चील के घर के बाहर छुपकर नजर रखने गए। खिड़की खुली थी। अंदर जमींदार चील और उसका नौकर मंटू मैना बात कर रहा था। मालिक, आपके कहने पर मैंने चोरी की, पर वो भैरव कोबा तो बच निकला। मैंने सोचा था कि मैं भैरव कोबा को चोर साबित करके जेल भेज दूंगा, जिससे सारे जंगल वालों का ध्यान उसके ऊपर रहेगा और खेतों में नशीले पदार्थ उगाकर खूब पैसे कमाएंगे। पर उस चमन चील की मां ने मेरे षड्यंत्र पर पानी फेर दिया। भैरव कोबा और चमन चील ने सारी बातें सुनी। आखिरकार भैरव कोबा को पता चला कि जमींदार चील अपने खेतों में नशीले पदार्थ की खेती करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जमीन वापस ली थी। अगले ही सुबह चमन चील और भैरव कोबा ने सारे जंगल को सच बताया और जमींदार चील को उसके नौकर मंटू मैना के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया चमन चील सेठ, आपके कारण मैं दोषी को पकड़ सका। आज से हम दोनों मित्र हैं। मेरे पास मेरे पुरखों की एक जमीन है इस जंगल में। मैं तो अपनी माँ के साथ शहर वापस लौट रहा हूँ, तो अब तुम ही उस जमीन की देखरेख करना। चमन चील ने खुशी खुशी अपने पुरखों की जमीन भैरव कोबा के नाम कर दी। भैरव कोबा ने बाकी किसान पंछियों को अपने साथ काम में रखा। भगवान की दया से भैरव कोबा का जीवन सुखद हुआ और उसने फसल उत्सव की प्रतियोगिता भी जीत ली। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।